हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है लाइट को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10th का जो है ये चैप्टर है और इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कल पहुंचे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो है हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में कैसे क्या पढ़ेंगे, क्या वैल्यू होगी। तो ये सब बात करने के बाद आज हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे कि जब लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, और फिर जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है। फिलहाल मैंने इसको भी बता दिया था, लेकिन मैं फिर भी एक बार जो है इसको रिवाइज कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो मीडियम है। एक मीडियम मान लीजिए एयर है और दूसरा मीडियम मैंने वाटर लिया है। यानी कि एक मीडियम हमारा क्या है, यहाँ पे रेयर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। ये मान लीजिए कि रेयरर मीडियम है और ये वाला मीडियम जो है डेंसर है। ठीक है, जब इस तरह का फिनोमेना हो तो होगा क्या कि देखिए, मान लीजिए हमारा नॉर्मल है, तो जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो मैंने कहा था कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से कहाँ जाएगी, जाना चाहिए कैसे, इसको ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये रेयरर मीडियम से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, तो ये नॉर्मल जो है नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से नॉर्मल की आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल ज्यादा है। इस केस में क्या होता है, जब रेज नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, जब डेंसर मीडियम नीचे वाला होता है और ऊपर क्या है, एयर। यानी कि जब एयर से, यानी कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर में जाते हैं तो आई जो होता है, इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट वो ग्रेटर देन होता है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इससे ग्रेटर देन होता है। लाइट की स्पीड को v1 माना जाए और इसमें इस मीडियम में लाइट की स्पीड को v2 माना जाए, तो यहां से हम लोग ये पाएंगे कि v1 जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, v2 से। अब हम लोग इस वाले में चलते हैं। इस वाले में केस थोड़ा सा उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा तो आप समझिए इस बात को कि मान लीजिए अब जो है हमने इधर ले लिया डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में मान लीजिए ले लिया ग्लास और ये ले लिया मैंने एयर। ठीक है, तो जब हमारी लाइट डेंसर से एयर में जाएगी, कहां से कहां जा रही है, डेंसर से एयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, रेयर मीडियम में। तो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर होकर जाएगी ये लाइट रेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डेविएट हुआ है। इस केस में क्या हो रहा है कि आई जो है वो छोटा है और आर का मान क्या हो गया, बढ़ गया। आर का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का मान छोटा हो गया और आर का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इसमें लाइट की स्पीड को इसमें माने, इसको माने v2 और इसको माने यहाँ पे v1 मान लीजिए और इसको मान ले v2, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, v1 जो है वो लेस देन होगा किससे, v2 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि v2 जो है रेयर है और रेयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए हमने यहाँ ये कर दिया। ठीक है, तो आप देख लिए कि दोनों कंडीशन क्या है कि जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल है और जब लाइट रेज हमारी जो है रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, क्योंकि अंदर डेंस मीडियम है, तो हमारी लाइट रेज की स्पीड कम हो जाएगी और वो हमेशा किस तरफ मुड़ेगी, टिल्ड होगी, नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, इसलिए एंगल कम होगा और जब नॉर्मल से दूर जाएगी तो एंगल बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सी बात थी, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने आराम से समझाया है। अगर आपको बहुत तेज लग रहा हो तो आप जो है स्लो करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं, बातें समझ में जरूर आएंगी जब ध्यान से आप सुनेंगे तो। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। हम लोग समझेंगे क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। ठीक, ये हमारी लाइट रेज, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। होता क्या है एक्चुअली में कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई लाइट रेज है,
और वो क्या है, डेंसर से, मान लीजिए नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर है, और ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयरर है। ठीक है, तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में हमारी लाइट रेज जाती है तो होता क्या है, जब मैंने बताया भैया कि जब डेंसर से कहाँ जाएगी रेयर, तो नॉर्मल से कहाँ जाएगी दूर। तो मान लीजिए कि एक लाइट रेज है और ये इंसिडेंट हुआ कुछ ऐसे, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए कैसे, एकदम सीधा, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये क्या होता है, मुड़ जाता है, और चूंकि डेंसर से रेयर में जा रहा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये ऐसे होके जाता है। ठीक है, ये है आई और ये है एंगल, यहां से लेके नॉर्मल से नापा जाता है, ये एंगल आर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यानी कि होता क्या है कि हम लोग क्रिटिकल एंगल समझने जा रहे हैं। तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं, डेंसर से रेयर जाएंगे। ठीक है, और डेंसर से रेयर जा रहे हैं, अब थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएंगे। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएंगे तो हमारी नॉर्मल रेज से जो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो और टिल्ट होगा, यानी और ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग प्रोसेस करते रहेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हमारा इंसिडेंट रे जो है, जब हम इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, तो हमारा जो रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसका मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस तरह से यहां से जाने लगेगा। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल को जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेज किधर से जा रही है, ये जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसके लिए कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, बिकम्स 90 डिग्री। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया ना, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री, किसके लिए, आईसी के लिए, यानी कि आईसी के उस मान के लिए जिसका मान जो है ये कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रेज जो है अब ये वाली हो गई। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, इस स्थिति में हम लोग इस रे को बोलते हैं ग्रेजिंग रे। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग रे। ठीक है, ग्रेजिंग रे। और इस एंगल को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस केस में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसी केस में इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो है कंडीशन क्या होगी, क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन ये है कि जब हमारी लाइट रेज कहां से कहां जाती है, डेंसर टू रेयर जाती है, डेंसर मीडियम से कहां जाती है, रेयरर मीडियम में जाती है, तो एक समय ऐसा आता है जहां पे हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। उस समय हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम स्नेल का लॉ लगाएं, स्नेल का नियम लगाएं, तो होता है क्या, अगर हम स्नेल का नियम लगाएं, मान लीजिए हमारा, अभी मैंने बताया कि जैसा कि डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो डेंसर से एयर में जा रहा था, हम लोग इसमें स्नेल्स का नियम लगाएंगे, स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो बाय स्नेल्स लॉ हमको क्या देखने को मिलेगा, मैं अगर यहाँ पे लगाऊं तो मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि μ1 sin IC इज इक्वल टू μ2 sin R। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं μ1 sin IC इज इक्वल टू μ2 sin R की वैल्यू कितनी है, 90, sin 90 हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा μ2 और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा into 1। ठीक है, और μ2 की भी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि μ2 क्या है, रेयरर है, और रेयरर में हम लोग ले रहे हैं एयर। क्या ले रहे हैं, एयर। और जो है ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर में हम लोग मान लीजिए ले रहे हैं वाटर। ठीक है, तो एयर के लिए जो होता है μ2 का मान जो होता है 1 होता है, एयर के लिए μ2 का मान कितना होता है 1, तो μ1 sin IC
इज इक्वल टू म्यू टू, और म्यू टू का मान भी कितना होगा, 1 होगा, किसके लिए, एयर के लिए। तो इधर भी क्वांटिटी 1 हो गई, 1 हो गई, हम लोग लिख सकते हैं म्यू वन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, लिख सकते हैं साइन आई सी। और 1 अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि 1 अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू होता है कॉसेक आई सी के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं कि म्यू वन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉसेक आई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू वन किसके बराबर होता है, कॉसेक आई सी के बराबर होता है। हम लोग यहाँ से ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 वैल्यू होती है, 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, इसमें ये जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉस जो होता है तो सेक का होता है, और टेन जो होता है कॉट का होता है। ठीक है, इसलिए 1 अपॉन साइन अगर लिखा है तो कॉसेक के बराबर होगा, अगर 1 अपॉन कॉसेक लिखा है तो साइन के बराबर होगा। ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं। तो आपको यहाँ से दिख सकता है कि यहाँ से म्यू वन किसके बराबर आ रहा है, कॉसेक आई सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर हमको यहाँ से लिखना होता सिर्फ आई सी, साइन आई सी के मान निकलना होता तो हम लोग यहाँ से क्या हो जाता, साइन आई सी इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू वन को उधर जाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन म्यू वन हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको और अच्छा लिखना हो तो सिर्फ आई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू वन साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या करना पड़ता है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे को जाना होता है। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आती है जिसके लिए जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इस समय जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कहलाती है ग्रेजिंग रे, और यहाँ से हम लोगों ने स्नेल्स का नियम लगाया और हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, एक्चुअली में हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं TIR। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इतनी बातें जो है आज आप क्लियर करें इसको। अगले लेक्चर पे हम लोग ये समझेंगे कि TIR क्या होता है, बहुत ही डीप में समझेंगे हम।